हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाइए ताकि हम स्टार्ट कर सकें हमारा आज का सेशन। ठीक है, वेलकम टू द क्लास। आप सभी को पता है कि अब हमारा जो है वो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो है वो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो है वो आपके ऑलरेडी कवर करा दिए गए हैं। जो कुछ टॉपिक रह गए, जैसे एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वाला जो चैप्टर है वो रह गया है, एनईपी रह गया है। तो ये सब भी 2005 2000 राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2005 वाला है, 2009 वाला है, ये आपके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो रह गए हैं, ये आपको कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है, पहले आपको ये बताना है। बताओ, अधिगम क्षमता की बात की जाएगी, जो लर्निंग एबिलिटी है, जो लर्निंग एबिलिटी है, इज नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये यहाँ पर आपको बताना है। वेरी गुड इवनिंग यशु, क्या हाल चाल है? हेरिडिटी, एनवायरमेंट, ट्रेनिंग, टीचिंग या नेशनैलिटी। अधिगम क्षमता किससे प्रभावित नहीं होती है? अगर हम हमारे लर्निंग एबिलिटी की बात करें तो ये आनुवंशिकता से प्रभावित होती है। बिल्कुल, लर्निंग एबिलिटी जो है वो आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, जिसे हम कहते हैं हेरिडिटी, इससे इफेक्ट होती है। क्यों? अगर कई बार बोला जाता है कि अगर आपके पेरेंट्स की जो लर्निंग एबिलिटी है वो अच्छी है, ठीक है, तो आप में ये कुदरत मतलब वंशानुगत क्या होगा, वंशानुगत आप में भी लर्निंग एबिलिटी अच्छी होगी। तो ये तो प्रभावित करता है। वातावरण मेजर फैक्टर है, आपके आसपास का वातावरण कैसा है, इसके हिसाब से ही तो आप सीखते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो ये एक मेजर फैक्टर, ये भी प्रभावित करता है। टीचिंग की बात कीजिए, हाँ जी, शिक्षण और प्रशिक्षण का भी बहुत महत्व होता है। कई बार ऐसा होता है कि शिक्षक बहुत बढ़िया है पर वो समझा अच्छे से नहीं पा रहा है, जिससे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। कई बार बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में पर शिक्षक उसको वो नहीं दे पा रहा जो उसको चाहिए। तो यहाँ पर ये तीनों है। लेकिन राष्ट्रीयता की बात की जाए, जिसे हम कह रहे हैं नेशनैलिटी, तो नेशनैलिटी ऐसा कोई यहाँ पर फैक्टर नहीं है जो इफेक्ट करेगा, जो लर्निंग एबिलिटी को इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? करेक्ट आंसर यहाँ पर जो होगा वो होगा आपका डी वाला ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान देंगे। ठीक है, सभी के सभी एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। सेशन को लाइक और शेयर आप सभी जरूर कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। ठीक है, हाथों को बहुत ज्यादा तकलीफ तो फिलहाल नहीं होगी। चलिए, नेक्स्ट की हम बात करें। यहां पर देखो, सीखना क्या है, लर्निंग है क्या? बताओ। बहुत मतलब डेली एक आध क्वेश्चन यहां से होता है आपका कि व्हाट इज लर्निंग। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होती लर्निंग, सीखने वाले को संवेगों से प्रभावित नहीं होती, ऐसा है क्या? इज नॉट अफेक्टेड बाय द इमोशंस ऑफ द लर्नर। संवेगों से छीड़ संबंध रखता है, ये संवेगों से छीड़ संबंध रखती है लर्निंग, ऐसा क्या? सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र होती है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होती है। तो इस चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो करेक्ट है? बच्चा ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा लर्निंग क्या है। लर्निंग क्या है? हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो भी स्थायी परिवर्तन। अब ये स्थायी परिवर्तन होता कैसे है? हम सीखते कोई चीज तभी अच्छे से है जब हमारी मनोवृत्ति, ठीक है, हमारे सीखने की जो तीव्रता है वो किस पर निर्भर करती है? हमारी रुचि पर। ठीक है, हमारी रुचि पर, हमें हमारी मनोवृत्ति पर, हमारी भावना पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होती है जी, बिल्कुल, सीखने वाले के संवेगों से उसका सीखना जो है वो प्रभावित होता है। ठीक है, अगर बच्चा किसी चीज को सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, तब तो वो सीखेगा, जल्दी सीखेगा। उसकी मनोवृत्ति कैसी है, उसकी भावना कैसी है सीखने को लेकर, तो ये चीजें बहुत इंपैक्ट डालती हैं आपके सीखने पे। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर हम बात करें जाए संवेगों से स्वतंत्र है सीखना, ऐसा कैसे है? संवेगों से स्वतंत्र तो नहीं हो सकता, तो यानी कि यह गलत है। छीड़ संबंध रखता है, अरे छीड़ संबंधी सबसे ज्यादा संबंध रखता है संवेगों से। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, प्रभावित होता है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम क्या है? गैगने साहब हुए हैं, गैगने ने लर्निंग स्टेप्स दिए, सीखने के स्टेप्स दिए हैं, तरीके दिए, बताए हैं। ठीक है, कि कितने सोपान दिए हैं आपको। पहली बात तो संदीप शर्मा जी, हाँ जी बताइए। पहली बात तो आपको यहाँ पर बताना है कि भाई कौन सा गैगने ने जो है वो कितने सोपान दिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा, गैगने के अधिगम सिद्धांत की बात करें तो इन्होंने 8 सोपानों के बारे में बात की, मतलब 8 स्टेप्स के बारे में बात की। इन्होंने कहा जो अधिगम की क्रिया है वो 8 स्टेप्स में होती है कंप्लीट। अब यहाँ पर पहला इनका कई बार ऐसा हुआ है कि पूछा गया है आपके पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लो आप। सबसे पहला होता है आपका संकेत अधिगम, और ऊपर से नीचे की तरफ इनका
सॉरी, नीचे से ऊपर की तरफ ग्राफ बढ़ता है, तो पहला होता है संकेत अधिगम। हम पहले संकेतों के माध्यम से बात करना सीखते हैं। संकेत अधिगम, जैसे छोटा बच्चा होता है वो रोकर अपना व्यक्त करता है, जैसे उसे भूख लगेगी वो रोकर व्यक्त करता है, तो रोना क्या है, संकेत है, भाई भूख लगी है मुझे। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये संकेत अधिगम। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है उद्दीपन, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। ठीक है, ये दूसरा स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा होता है बच्चा, और ये आठों के आठों आपको पता होना चाहिए, श्रृंखला अधिगम। इन्होंने 8 अधिगम के प्रकार बताए हैं जो इस प्रकार है, श्रृंखला अधिगम। चौथा होता है बच्चा आपका शाब्दिक अधिगम, शाब्दिक अधिगम। ठीक है, पांचवा क्या होता है, तो पांचवा लिख लेना बेटा यहां पर, बहुविभेद अधिगम, बहुविभेद अधिगम। छठा क्या होता है, तो छठा होता है आपका संप्रत्य अधिगम। ठीक है, सातवां क्या होता है, तो सातवां होता है आपका नियम अधिगम। आठवां होता है बच्चा यहां पर आपका समस्या समाधान अधिगम। ये सबसे लास्ट स्टेप होता है, समस्या समाधान अधिगम। तो इतने प्रकार के अधिगम के बारे में बताए हैं किसने, ये गैगने ने बताए। ठीक है, गैगने ने बताए। और यहां पर जो अगला क्रम है वो पिछले क्रम से क्या होता है, यहां पर अगला क्रम पिछले क्रम से कठिन होता चला जाता है, अगला क्रम पिछले क्रम से कठिन होता चला जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अब यहां पर गैगने के अधिगम सोपान का सही संप्रत्य कौन सा होगा, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, संकेत अधिगम कहीं दिया है, संकेत अधिगम कहीं दिया ही नहीं है, ये हटा दो। अब बताओ, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम कहीं दिया ही नहीं है, ये हटा दो। श्रृंखला अधिगम कहीं दिया है, तो श्रृंखला अधिगम भी तो कहीं नहीं दिख रहा है। अब बताओ, शाब्दिक अधिगम कहीं दिख रहा है, बताओ। हाँ जी, दिख रहा है। अब यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो कौन सा करेक्ट है, सबसे पहले कौन सा आएगा, संप्रत्य, फिर नियम, फिर समस्या समाधान, यही तो आएगा, संप्रत्य फिर नियम फिर समस्या, यही आएगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या है, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, अधिगम के वक्र की बात की जाए तो अधिगम का वक्र मतलब अधिगम आप जो सीख रहे हैं वो किस प्रकार का सीख रहे हैं, नतोदर मिश्रित लंबवत उन्नतोदर उत्तल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग कर्व, लर्निंग के कर्व होते हैं, एक इस प्रकार बनता है, एक इस प्रकार बनता है, एक इस प्रकार बनता है, तो ये लर्निंग के कर्व होते हैं। यहां पर आपको बताना है इज नॉट अ लर्निंग कर्व, कॉनकेव मिक्स्ड परपेंडिकुलर कॉन्वेक्स, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, जल्दी से बताएंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है और ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। पहली बात तो यहां पर लिख लिएगा, एक होता है आपका जैसे जो इस प्रकार का कर्व होता है, ठीक है, इस प्रकार का ये आपका लर्निंग कर्व, ये क्या बताता है, ये आपका स्ट्रेट लाइन कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन कर्व है जो पॉसिबल नहीं है, जो वास्तविक में पॉसिबल ही नहीं होता है। क्यों, आप हमेशा, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हमेशा सीखते ही चले जाएं, सीखते ही चला जाएं, कोई भी डाउनफॉल ना हो, ऐसा होता है पॉसिबल, ऐसा जब आप सीखने का प्रोसेस कर रहे हैं, जब आप लर्निंग का प्रोसेस में हैं, तो ऐसा नहीं कि आप बस सीखते ही चले जाएंगे क्रम से, कहीं ना कहीं डाउनफॉल होगा ना, कहीं ना कहीं किसी भी वजह से, डिमोटिवेशन की वजह से, थकान की वजह से, किसी ना किसी वजह से आपके सीखने में डाउनफॉल आएगा ही आएगा। तो ये वास्तविक में तो ये पॉसिबल ही नहीं होता है। दूसरा होता है आपका इस प्रकार से एक जिसे हम कहते हैं क्या, इसे कहा जाता है आपका कर्व कॉन्वेक्सिव लेंस। ठीक है, ये कौन सा कर्व है, ये लर्निंग का कौन सा कर्व है, जरा बताना, ये लर्निंग का कौन सा कर्व है। ओहो, यहां पर देखो, ये कॉन्वेक्स कर्व
और ये होता है इस प्रकार, ओहो ये क्या है, ये होता है आपका आप कॉनकेव केव कर्व। एक होता है ये आपका मिक्स कर्व, ठीक है, यस टाइप का बनता है, या तो इस प्रकार का आप कह सकते हैं, या आप इस प्रकार से कि पहले आपने सीखा फिर आपका डाउनफॉल हो रहा है, तो ये क्या है, ये आपका मिक्स्ड कर्व है, ठीक है। अब यहाँ पर सीखने वाली बात ये, कॉन्वेक्स कर्व की हम बात करें तो कॉन्वेक्स कर्व को हम क्या कह सकते हैं, पहले तो हम सीख रहे थे, सब कुछ बढ़िया, हम उन्नति कर रहे थे सीखने में, लेकिन अचानक से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इसमें क्या है, पहले हम धीरे धीरे सीख रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, हम बढ़िया से अच्छे से सीख रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये आपका, इसे नतोदर वक्र भी कहते हैं, इसे नतोदर वक्र भी कहते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉनकेव, ठीक है। ये क्या है, ये पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव, ये मिक्स्ड है, कि आप सीख रहे हो फिर डाउनफॉल हो रहा है, फिर सीख रहे हो फिर डाउनफॉल हो रहा है। तो ये 4 प्रकार के कर्व होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, 4 प्रकार के कर्व होते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन परपेंडिकुलर कर्व होता है, अधिगम का वक्र नहीं, परपेंडिकुलर अधिगम का वक्र नहीं हो सकता, परपेंडिकुलर अधिगम का वक्र हो ही नहीं सकता। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी वाला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और इसे घटता निष्पादन वक्र भी कहते हैं, घटता निष्पादन वक्र, अधिगम इसमें घटता है, ठीक है। इसमें बात की जाए बढ़ता निष्पादन वक्र, बढ़ता निष्पादन वक्र, और इसमें कहा जाए घटता और बढ़ता दोनों प्रकार के शामिल होते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है, अधिगम का पठार मैंने आपको बताया, जैसे क्या होता है, हमने सीखा फिर कम सीखा, फिर सीखा फिर कम सीखा, फिर ज्यादा सीखा, ऐसे करके चलता रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, एक टाइम के आने के बाद हमारे सीखने में रुकावट आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम का पठार कहते हैं। हमारे सीखने में जो रुकावट आती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अधिगम का पठार। अब कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है, कारण नहीं है, हमेशा जब भी प्रश्न जो है आए तो उसको पहले आराम से पढ़ लो, उसके बाद उत्तर दें, ठीक है, उसके बाद उत्तर दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपको प्रश्न आ रहा है लेकिन क्या है, आप जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, तो इन चीजों को भी ध्यान रखेंगे। प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा, अधिगम के पठार का कारण क्या नहीं है, प्रेरणा की सीमा, लिमिटेशन ऑफ मोटिवेशन, नॉन कोऑपरेशन ऑफ स्कूल, फिजिकल लिमिटेशन, या ज्ञान की सीमा, लिमिटेशन ऑफ नॉलेज, कौन सा ऐसा है जो अधिगम के पठार के लिए जिम्मेदार नहीं है, बताओ। अधिगम के पठार, विद्यालय का असहयोग, नॉन कोऑपरेशन ऑफ स्कूल, बताओ ये क्या है। यहाँ पर आपका विद्यालय का जो असहयोग है ये क्या है, अधिगम का पठार का कारण है, अधिगम के पठार का कारण नहीं है, ठीक है। अधिगम के पठार का कारण कैसे हो सकता है, विद्यालय का असहयोग नहीं हो सकता, तो यहाँ पर नॉन कॉपरेशन ऑफ स्कूल। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जिसे हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ओसीटी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय whom, operant conditioning theory was propounded by whom, Pavlov, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर। कोहलर का कौन सा थ्योरी है, कई बार बता चुके हैं, कोहलर ने इनसाइट थ्योरी दी थी, इनसाइट थ्योरी वाज propounded by कौन, कोहलर। इनसाइट थ्योरी दी। थॉर्नडाइक की बात की जाए, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर थ्योरी वाज propounded by। स्किनर की बात की जाए, स्किनर ने दी क्या या पावलॉव ने दी, जल्दी से बताओ। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो स्किनर साहब ने किया था, पावलॉव ने किसका किया, पावलॉव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का प्रतिपादन किया। किसका, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय पावलॉव, जबकि स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो स्किनर ने दी वो कोई बच्चा आप में से बता सकता है किस पे दी, इन्होंने अपना जैसे ट्रायल एंड एरर इन्होंने किस पर किया, बिल्ली पर अपना प्रयोग किया। स्किनर की बात की जाए, स्किनर ने किस पर किया, स्किनर ने अपना प्रयोग जो है वो किस पर किया,
कबूतर और किस पर किया था? चूहे पर किया था। पॉवलोव की बात की जाए, इन्होंने डॉग पे किया था। ठीक है। और स्किनर का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, इसका में मुख्य तत्व क्या है? रेइंफोर्समेंट, जिसे पुनर्वलन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? पुनर्वलन। मेन टर्म है इनकी थ्योरी का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर करेक्ट आंसर आपका बी वाला ऑप्शन रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग? प्रोग्राम्ड लर्निंग के बारे में किसने बताया? अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? बताइए। अभिक्रमित अधिगम किसके सिद्धांत पर आधारित है? या अभिक्रमित ये आपका जो अधिगम का प्रत्यय है, ये किसने दिया? जल्दी से बताएंगे, फटाफट से बताओ। हल, हल ने दिया ना? ना, थॉर्नडाइक ने ये वाला दिया ही नहीं है, वॉटसन ने नहीं, ये स्किनर। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम लर्निंग? प्रोग्राम लर्निंग के बारे में भी किसने बताया था? प्रोग्राम लर्निंग के बारे में भी स्किनर ने बताया था। इन्होंने क्या कहा कि किसी विषय वस्तु को क्या करो? किसी विषय वस्तु को कई पदों में बांटकर फिर क्या करो? श्रृंखलाबद्ध करो। फिर उनको श्रृंखलाबद्ध करो तो उसको हम क्या कहेंगे? अभिक्रम योजित। ये क्या दिया है? अभिक्रम योजित अधिगम का प्रत्यय। और ये किसने दिया? ये दिया स्किनर ने। इसमें क्या होता है? इसमें हम किसी भी विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर लेते हैं, फिर उनको श्रृंखलाबद्ध करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी वाला ऑप्शन होगा। नैदानिक परीक्षा, डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जल्दी से बताएंगे। कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतया कमजोर क्षेत्र में चिन्हित करना, उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट आर, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट आर, जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? To identify areas of general weakness in class performance, to identify the specific nature of remedial program required, to find out the causes of academic difficulties, to know the specific nature of the student difficulties। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? जल्दी से बताएंगे। नैदानिक परीक्षा के बारे में बात की गई है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य जो है वो है क्या? छात्रों की कठिनाइयों के बारे में अगर हम बात करें तो नैदानिक जो परीक्षा होती है, जिन्हें हम कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये पता है क्यों महत्वपूर्ण होता है? इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य होता है टू नो द स्पेसिफिक नेचर ऑफ द स्टूडेंट्स डिफिकल्टीज, छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना कि बच्चा जो है वो गलतियां कर रहा कहाँ रहा है और क्यों कर रहा है। ठीक है, और क्यों कर रहा है ये जानना इनका उद्देश्य होता है। किसका? नैदानिक परीक्षाओं का, जिसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? जो ऑप्शन करेक्ट है वो डी वाला ऑप्शन है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की हम बात करें, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम, बच्चे सीख रहे हैं और बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम, तब क्या करें? प्रोग्रेस कैन बी मेड इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन व्हेन वी check their progress regularly. Along with checking the progress of children, regularly take corrective steps, give homework to children regularly, organize activities for children regularly। बताओ, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम क्या करें? हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है बच्चा, बिल्कुल करेक्ट है। सभी सेशन को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ जानी। यहाँ पर तब हो सकती है जब हम उसकी प्रगति को नियमित रूप से जांच करें। बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम भी उठाएं या बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दें। बच्चों को गृह कार्य देना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यही ना पता लग पाए कि बच्चे की प्रगति हो रही है, नई प्रगति हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं। गलत है। बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित करो, गतिविधियां तो आयोजित करो, लेकिन प्रगति हो रही है या नहीं हो सकती ये कैसे पता चलेगा? इसका सबसे, सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम क्या करें? बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचें। बच्चे की प्रगति को हम नियमित रूप से जांचें और उसके बाद जहां पर हमें लगे कि बच्चे में यहां पर गड़बड़ है तो हम उससे तुरंत सुधार भी करें। ठीक है, साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं, तब
तब क्या होता है, बच्चे की प्रगति होगी, तब बच्चे की प्रगति होगी। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आप सभी का करेक्ट है। हाँ, 9 का बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट की हम बात करें, यहां पर देख लीजिए, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए। आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ गैप्स इन स्टूडेंट्स लर्निंग देयर शुड बी डैश इंटेंसिव प्रैक्टिस वर्क, प्रॉपर रेमेडियल वर्क या सिस्टमैटिक रिवीजन ऑफ ऑल लेसन्स, इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अबाउट द अचीवमेंट्स। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या करना चाहिए, सघन अभ्यास करना चाहिए, समुचित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना चाहिए, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उनकी उपलब्धियों के बारे में बताना चाहिए कि भाई इन्होंने ये उपलब्धि जो है वो प्राप्त करी है। जल्दी से बताओ बच्चा, यहाँ पर सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी जो काम है वो ये है कि समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, प्रॉपर रिमेडियल वर्क होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर रिमेडियल वर्क जो है वो होना चाहिए। कब, जब बच्चा सीख रहा हो और सीखने में कहीं भी गैप रह रहा हो तो टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को प्रॉपर रिमेडियल वर्क करना चाहिए, मतलब उपचारात्मक कार्य जो है वो करना चाहिए। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया। Who has classified the basic instinct into 14 types? बेसिक इंस्टिंक्ट जिन्हें हम कहते हैं मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्तियों के बारे में 14 हैं, ये किसने बताई, बताओ। मूल प्रवृत्तियां 14 हैं, ये किसने बताया, जल्दी से फटाफट बताओगे। और इन्होंने मनोप्रवृत्ति कह रही, जो मूल प्रवृत्तियां हैं इसके बारे में फ्रायड ने बताया, ड्राइवर ना मैकडूगल, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, मैकडूगल साहब हैं, इन्होंने मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया, साथ ही साथ ये भी बताया मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है। हाँ जी बिल्कुल, मूल प्रवृत्तियों की संख्या जो है वो 14 है। इन्होंने एक डेफिनेशन भी दी थी, वो उस डेफिनेशन को जरूर लिख लें। मैकडूगल के अनुसार ब्रैकेट में लिखो सीधे, मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनो शारीरिक प्रवृत्ति है। जो क्या करती है, जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने और उसे देखकर विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करते हैं। ठीक है, ये बताया था इन्होंने, ये बताया था इन्होंने, और ये ध्यान रखिएगा आप सभी भी, ये ध्यान रखिएगा आप सभी भी, ये है क्या, ठीक है। और इन्होंने निश्चित जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं उसके आधार पर, निश्चित शारीरिक क्रियाओं के आधार पर 14 जो प्रकार बताए हैं इन्होंने, ठीक है, 14 प्रकार बताए हैं, कैसे, निश्चित शारीरिक क्रियाओं के आधार पर, निश्चित शारीरिक क्रियाओं के आधार पर
इतने 14 प्रकार बताए हैं। मतलब मूल प्रवृत्तियों की संख्या जो है वो कितनी बताई है? 14 बताई है। क्रोध व भय प्रकार है अभिप्रेरणा के, परिकल्पना के, संवेग के या मूल प्रवृत्ति के। एंगर एंड फियर आर टाइप ऑफ, एंगर और फियर की बात की जाए, ये किसके टाइप है बच्चा? ये अभिप्रेरणा मोटिवेशन के तो टाइप है नहीं। मोटिवेशन से कौन सी गुस्सा और आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है? नहीं ना। मूल प्रवृत्ति की बात की जाए, संवेग की बात की जाए, परिकल्पना की बात की जाए, यहां पर बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? क्रोध व प्रेरणा जो है वो क्या है? क्रोध व भय किस प्रकार के हैं? जल्दी से बताओ। यहां पर अगर हम बात करें तो बच्चा याद रखना, यहां पर गलत मत करना। क्रोध व भय प्रकार किसके होते हैं? ये संवेग के प्रकार होते हैं। किसके प्रकार होते हैं बच्चा? ये तो संवेग के प्रकार है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? ये इमोशन के प्रकार हैं भाई। क्रोध लगना, भय होना, प्रेम होना, घृणा होना, ये सब क्या है? ये क्या है? ये संवेग है या नहीं है? इमोशन है हमारे। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? बताओ कौन है ये जो मानता है? Which theory of emotion believes that emotional experiences are based on emotional behavior? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पर? अगर हम बात करें कौन सी थ्योरी ऐसी है जो ये मानती है कि इमोशन believes that emotional experiences are based on emotional behavior? बताओ। संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है, ये सिद्धांत किसने दिया है? जल्दी से बताओ। फटाफट से बताओ। जेम्स लैंग थ्योरी, हाइपोटोलिक थ्योरी या एक्टिवेशन थ्योरी, या हम बात करें मोटिवेशन थ्योरी। मोटिवेशन थ्योरी तो यहां पर नहीं हो सकती। किस प्रकार का मोटिवेशन है? यहां पर मोटिवेशन जैसा तो कुछ नहीं लगना चाहिए आपको। हम बात करें सक्रियता सिद्धांत की, नहीं जी। हाइपोटोलिक थ्योरी नहीं। ये क्या है? जेम्स लैंग थ्योरी है। जेम्स लैंग थ्योरी के बारे में आपको बता दें, जेम्स लैंग ने क्या बताया? इन्होंने कहा जैसे हमने किसी बाघ को देखा और बाघ को देखकर जो हम भाग रहे हैं, भाग बाघ को देखा और तुरंत भागने लगे, भागने के बाद हमें डर लग रहा है, भागने के बाद हमें डर लग रहा है ना, तो यहां पर ये क्या है? पहले इमोशनल एक्सपीरियंस आर बेस्ड ऑन इमोशनल बिहेवियर। मतलब इमोशनल बिहेवियर क्या हुआ कि हमने बाघ को देखा, हम तुरंत भागे। अब भागने पर क्या हुआ? भागने के बाद हमारे अंदर कौन सा संवेग आया? भय का, डर का। उसके बाद हम डर रहे हैं। ठीक है, पहले तो हमने तुरंत इंस्टिंक्ट क्या किया? हमने तुरंत पहले भागना शुरू कर दिया। उसके बाद हमें एहसास हो रहा है कि अरे भाई डर डर लग रहा अब तो ये ध्यान रखिए, ये जेम्स लैंग थ्योरी है। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है, ठीक है, आप ये सडन आप सभी ने देखा होगा, तो बच्चा रोने लगता है। अगर आप कोई छोटा बेबी हो, ठीक है, छोटा बेबी हो, उसको आप अपनी माँ से अलग करो, मतलब माँ से पास से ले लो, ठीक है, माँ के पास से लोगे तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किस कारण से रोता है बताओ? वियोग दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता या अजनबी दुश्चिंता? यहाँ पर अजनबी जैसा वाला कोई सीन तो है नहीं, तो इतना तो गलत नहीं करोगे आप सभी। यहाँ पर अजनबी वाला तो कोई सीन है नहीं। बताओ कौन सी दुश्चिंता है बच्चे में? बच्चे में काहे पे? सामाजिक दुश्चिंता का कोई सवाल ही नहीं होता। सामाजिक दुश्चिंता यहाँ पर कहाँ से आ जाएगी? नहीं ना। अजनबी भी नहीं। वियोग दुश्चिंता, बच्चे में अभी संयोग वियोग कहाँ से आ गया? वो तो आप सभी की उम्र में होता है संयोग और वियोग, तो यहाँ पर वियोग। ये संवेगात्मक दुश्चिंता, ये क्या है? इमोशनल एंजाइटी है बच्चे में। ये बच्चे में इमोशनल एंजाइटी है क्योंकि वो अपने माँ से जो है वो इमोशनली कनेक्टेड है। अगर आप बच्चे को माँ की गोद से ले रहे हो तो ये क्या है? ये संवेगात्मक दुश्चिंता है, एंजाइटी है इमोशनल की, भाई कहाँ लेते के चले जा रहे हो मुझे। ध्यान रखिएगा। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेत अधिगम जो कि गैगने का अधिगम जो सोपान बताए हैं, गैगने ने अधिगम के जो सोपान बताए हैं, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। पारंपरिक अनुकूलन में मनोविज्ञान, वातावरण, मनोदैहिक। सिग्नल लर्निंग इज लर्नड अंडर ट्रेडिशनल कंडीशनिंग, साइकोलॉजी, एनवायरमेंट या साइकोसोमैटिक। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? जल्दी से बताएंगे। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? जल्दी से बताएंगे।
बच्चा संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन, जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल कंडीशनिंग। ठीक है, ट्रेडिशनल कंडीशनिंग या इसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग भी कह सकते हैं, या इसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग भी कह सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या आध्यात्मिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ लर्निंग। बच्चा एरिया ऑफ लर्निंग का बाकी तो सभी ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअल ये कौन सा एरिया है? ये भी एरिया है क्या? इसको भी रखोगे क्या? जल्दी से बताओगे। स्पिरिचुअल के बारे में भी बात करोगे क्या? बेटा अधिगम के मुख्यतया तीन ही तो पक्ष हैं, अधिगम के मुख्यतया तीन ही क्षेत्र हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। लेकिन अध्यात्मिक के बारे में कोई बात नहीं करी गई है। तो यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन दे रखा है वो क्या है? डी वाला ऑप्शन आपका गलत है। डी वाला ऑप्शन कैसा है? डी वाला ऑप्शन आपका गलत है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन सा? यहाँ पर 1 2 3 करेक्ट है, फोर्थ वाला जो है स्पिरिचुअल जिसे हम कहेंगे ये गलत है। नेक्स्ट की हम बात करें, निम्नलिखित में कौन सा सीखने का क्षेत्र है? सीखने का क्षेत्र इनमें से कौन सा है? जल्दी से बताओगे। व्यावसायिक, आनुभाविक, भावात्मक या आध्यात्मिक। कौन सा ऐसा है जो सीखने का क्षेत्र है? अभी तो हमने बताए अधिगम के 3 क्षेत्र होते हैं, जो अभी के अभी बताए। तो अब अगर कोई बच्चा गलत करेगा तो ये बड़ी गलत बात है भाई, बड़ा दुखद रहेगा। जल्दी से बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बच्चा? व्यावसायिक सीखने का क्षेत्र है, व्यावसायिक, आनुभाविक, आध्यात्मिक ना भाई। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? एक ही तो रह गया, एक ही तो रह गया। 3 प्रकार के क्षेत्र हैं, जिनमें से बात की जाए संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक दिया नहीं है, क्रियात्मक दिया नहीं, तो रह क्या गया? एक ही तो पक्ष रह गया। वो कौन सा है? इमोशनल। ठीक है, इमोशनल एरिया ऑफ लर्निंग। ठीक है, इमोशनल इज एन एरिया ऑफ लर्निंग। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन क्या होगा? आप सभी का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान देंगे। वेरी वेरी गुड, जिन बच्चों ने सी ऑप्शन दिया है, वेरी गुड। नेक्स्ट की हम बात करें, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है? बताओ। When learners are given the opportunity to discuss a problem in group, their learning curve improves, remains stable, declines, remains the same. अच्छा, जब आपको, कोई बात नहीं बच्चा, जब आपको शिक्षार्थियों का समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दे दिया जा रहा है, ठीक है, कोई शिक्षार्थियों का, बच्चों का समूह है, उसमें एक कोई हमने दे दिया, ठीक है, बच्चों को कोई भी पॉइंट उठा के दे दिया और हमने बोला है कि इस पर भाई चर्चा करो, तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? बताओ। बच्चे कैसा सीखेंगे? बच्चे बेहतर होंगे, बच्चे स्थिर रहेंगे, बच्चे अवनत होंगे, बच्चे समान रहते हैं। बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मतलब कोई उन्हें इंटरेस्ट नहीं आएगा। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होता है, सम्मान नहीं रहता है। ठीक है, जो उनका सीखने का वक्र है, जो उनका सीखने का वक्र है, समान तो नहीं रहेगा, समान तो नहीं रहेगा। ठीक है, अवनत होता है, डाउनफॉल होता है, डिक्लाइंस होता है। बताओ, डिक्लाइंस होता है? अरे भाई ऐसा नहीं होता। जब चर्चा आप करते हो, चाय पर चर्चा, जैसे आप लोग भी चर्चा करते हो क्या आपस में, समूह में वार्तालाप करते हो, तो ऐसा बताओ 4 बातें नई सीखने को मिलती हैं या नहीं? 4 बातें नई सीखने को मिलती हैं या नहीं? जरूर सीखने को मिलती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बेकार हो, लेकिन सीखने को तो जरूर मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर डिक्लाइंस, रिमेन्स स्टेबल, जैसा क्या है, मतलब जैसा पहले था वैसे ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे फर्क कैसे नहीं पड़ेगा भाई? 4 लोग आ रहे हैं, 4 बातें बता रहे, तो कुछ तो इन्फ्लुएंस हो गई, कुछ तो इन्फ्लुएंस हो गई ही, तो ये यहाँ पर गलत है। लेकिन इम्प्रूव्स, बेहतर होता है, हाँ जी बेहतर होता है। सीखने का वक्र जो है वो पहले से बेहतर होता है, क्योंकि 4 लोग अपने थॉट जो हैं वो आपके सामने रखते हैं, तो और सबके थॉट अपने अलग अलग होते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, तो उनसे क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान होता है समूह में। तो ये क्या है? यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, लर्निंग कर्व जो है वो इम्प्रूव होगा। किसी शिक्षक को यदि लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब शिक्षक को ऐसे लग रहा है कि पहले जो है वो बच्चा, नमस्ते बच्चा, पहले जो है बच्चा क्या कर रहा था? जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था, मतलब अच्छे से सोच समझकर काम कर रहा था, बढ़िया से सीख रहा था, उसका सीखने का बढ़िया सा चल रहा था, लेकिन उसमें स्थिरता आ गई। अब क्या हुआ है? उसमें सीखने में स्थिरता, कोई सीखने में उसके ग्रोथ नहीं हो रही, कोई सीखने में उसके ग्रोथ नहीं है, बल्कि ऐसे चल रहा है सीखना। ये है क्या? सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, यह सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति है। विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए।
If a teacher feels that one of his student who has earlier learning the subject matter well has become stagnant, the teacher should accept this as a natural state of learning process, teach the subject clearly, motivate the student, do remedial teaching. यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? वेरी गुड इवनिंग. यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? जल्दी से बताएंगे, बताओ. अगर बच्चा लगातार बढ़िया से सीख रहा है, फिर सडन ऐसा होता है कि मतलब स्थिरता आ गई, बढ़िया से कुछ बढ़िया नहीं चल रहा, तो बच्चा टीचर को इसे बहुत नेगेटिव नहीं लेना चाहिए. ठीक है, टीचर को इसे नेगेटिव नहीं लेना चाहिए. जब बच्चा कंटिन्यू कुछ सीखता रहता है, जब बच्चा कंटिन्यू कुछ सीख रहा है, कंटिन्यू वही विषय वस्तु पढ़ रहा है, तो ये स्वाभाविक स्तर है, ये स्वाभाविक स्तर है. भाई अगर सीखते जाओगे तो कहीं ना कहीं रुकोगे ही जाके. जैसे आप लोग नहीं कहते भाई थम जा, अब भाई थम जा, तो ये क्या है? मतलब कहीं ना कहीं जाके आप थमोगे, कहीं ना कहीं जाके रुकोगे. तो वही वाला ये स्तर है. सीखने की प्रक्रिया की ये स्वाभाविक स्थिति है. शिक्षक को चाहिए कि ये सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति है, ऊपर नीचे चलता रहेगा और कहीं ना कहीं रुकावट आएगी ही आएगी. बच्चा जो है वो स्टेबल कुछ ना कुछ टाइम के लिए होगा ही होगा. कंटिन्यूटी जो हम कहते हैं अधिगम, अधिगम में हमेशा निरंतर बढ़ोतरी होती रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है. आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की आपकी मैराथन है 2 फेब को 9 AM से स्टार्ट होगी. सुशांत सर लेंगे और ये आपकी साइंस की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी. तो आप सभी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की या किसी भी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आप अपने रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए ये मैराथन ज्वाइन कर सकते हैं. सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, सीखने की वह अवधि जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति ही नहीं है, तो उसको क्या कहोगे? जल्दी से बताओ. सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान कहोगे? अवधान, अटेंशन, ये तो गलत है. स्मृति कहोगे, मेमोरी कहोगे उसे? ना ना. सीखने का पठार कहोगे या सीखने का वक्र? सीखने का वक्र मैंने आपको बताया, बच्चा जितना पॉजिटिव वे में सीखे, नेगेटिव वे में सीखे, या हमेशा निरंतर बस सीखते ही रहिए, मिक्स्ड करो, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं. सीखने की प्रक्रिया में उन्नति नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सीखने का पठार कहते हैं, लर्निंग प्लेट्यू कहते हैं. इसे हम क्या कहते हैं? लर्निंग प्लेट्यू कहते हैं. द पीरियड ऑफ लर्निंग व्हेन देयर इज नो प्रोग्रेस इन द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड लर्निंग प्लेट्यू. कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ऑप्शन जो आपका करेक्ट है बच्चा, ध्यान रखिएगा, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है. कौन सा? डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये ध्यान रखेंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट देखिए, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है. अंतर हो सकता है, ये बताओ. शिक्षार्थी की सामाजिकरण प्रक्रिया, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति, परिवार की आर्थिक स्थिति, बालक का लालन पालन. डिफरेंसेस इन लर्निंग स्टाइल्स अमंग स्टूडेंट मे बी ड्यू टू सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट, thinking strategy adopted by the student, economic status of the family, अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड. शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है, मतलब सीखने की जो शैली है वो दोनों में क्यों अलग हो सकती है? बताओ, दोनों में अलग होने का कारण क्या है? जल्दी से बताओगे. यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा होगा? बताओ. देखो, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है. कौन सा कारण हो सकता है? सबसे सटीक जो कारण होगा वो ये होगा, थिंकिंग स्ट्रैटेजी एडॉप्टेड बाय द स्टूडेंट. कौन सी थिंकिंग से, मतलब कौन सी विचारणा नीति से ये सीख रहा है, कौन सी विचारणा नीति से ये सीख रहे हो, तो इन दोनों की वजह से अधिगम शैली में अंतर आएगा ही आएगा. ठीक है, अधिगम शैली में अंतर आएगा ही आएगा. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान देंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है. ठीक है, अकेले पढ़ना चाहता है वो, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है. मदन क्या चाहता है? मदन एक रूम में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाह रहा है. यहाँ उनके क्या दर्शा रहा है? यहाँ उनके में विभिन्नता के कारण है. ये किस विभिन्नता के कारण है? मूल्यों के कारण है, अभिक्षमता के कारण है, अधिगम शैली के कारण है, या परावर्तकता के कारण है? बस जल्दी से बताओ. सुरेश नॉर्मली प्रिफर्स टू स्टडी अलोन इन अ क्वाइट रूम. जैसे आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, किसी को अकेले पढ़ना अच्छा लगता है, कोई रूम में जाके अपना अकेले पढ़ना चाहता है, कोई
ग्रुप स्टडी किसी को अच्छा लगता है, कोई 4 लोगों में बैठ के भी अच्छे से पढ़ाई कर लेता है, तो ये सबका पढ़ने का अपना अलग तरीका है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि सुरेश तो क्वाइट रूम में पढ़ना चाहता, व्हाइल मदन प्रेफर्स टू स्टडी इन अ ग्रुप विद हिज फ्रेंड्स, दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर वैल्यूज, एप्टीट्यूड, लर्निंग स्टाइल या रिफ्लेक्टिव लेवल। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेम वही क्वेश्चन है जो अभी आपको बताया गया है, ये सेम वही क्वेश्चन है बच्चा। ये क्या है? ये दोनों की अधिगम शैलियों में डिफरेंस है। ये क्या है? दोनों की अधिगम शैलियों, जिसे हम कहते हैं लर्निंग स्टाइल, दोनों की लर्निंग स्टाइल जो है वो क्या है? वो डिफरेंट है। ठीक है, दोनों की लर्निंग स्टाइल्स क्या है? डिफरेंट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप सभी का क्या होगा? आप सभी को यहाँ पर करेक्ट आंसर बच्चा सी वाला ऑप्शन देना था। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? Which learning psychologist has not given importance to reward in children learning development? बताओ किसने महत्वपूर्ण नहीं समझा पुरस्कार को? किसने पुरस्कार को महत्वपूर्ण नहीं समझा, ये बताओ। जल्दी से बताओगे। विच लर्निंग साइकोलॉजी, देखो थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक ने तो पुरस्कार और इसको माना है कि पुरस्कार और दंड जो है, पावलोव ने, हाँ जी, स्किनर ने, इन्होंने। लेकिन बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व किसने नहीं दिया? गुथरी ने नहीं दिया। गुथरी ने कहा कि जो पुरस्कार है वो बाल अधिगम विकास में कोई भी महत्वपूर्ण नहीं रखता, मतलब कोई भी महत्व जो है वो नहीं रखता है। क्यों? गुथरी ने अच्छा एक सिद्धांत भी दिया था, कोई बच्चा बता सकता है गुथरी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? गुथरी का समीपता का सिद्धांत था। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? याद रखिएगा, अगर हम गुथरी की बात की जाए तो इन्होंने समीपता का सिद्धांत दिया था। कौन सा? समीपता का सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा बच्चे के ऊपर पुरस्कार और दंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी पुनर्वलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुथरी का क्या कहना था कि पुनर्वलन का बच्चे के अधिगम विकास में कोई भी प्रभाव नहीं है, कोई भी महत्व नहीं है। बच्चा जो सीखता है, बच्चे का अधिगम जो है वो किस पर निर्भर करता है? समीपता पर निर्भर करता है, समीपता पर निर्भर करता है, ये गुथरी का कहना था। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, हाँ, समीपता का सिद्धांत, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यहां पर कौन सा? आपका पहला वाला ऑप्शन जो है, सॉरी, डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। कोहलर ने भी अधिगम सिद्धांत दिया, कोहलर ने नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया, साथ ही साथ कोहलर ने अधिगम सिद्धांत भी दिया। अधिगम सिद्धांत जिसे हम अंतःदृष्टि सिद्धांत भी कहते हैं या सूझ द्वारा सीखना भी कहते हैं, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। कोहलर के अनुसार ये है क्या? ये बताओ, जल्दी से बताओगे कि यहां पर कौन सा ऑप्शन आप सभी के अकॉर्डिंग सही है। बच्चा अगर आप ध्यान से देखेंगे, बताओ, ध्यान से देखेंगे तो कोहलर नहीं, पहली बात तो कोहलर होता है, गलत लिखा है कोहलर। यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना संज्ञानात्मक संकार्य है, सीखना, लर्निंग इज अ कॉग्निटिव ऑपरेशन, यही सिद्ध करना चाह रहे थे कोहलर। कोहलर के अनुसार बच्चा सूझ के द्वारा ज्यादा सीखता है, अंतःदृष्टि सिद्धांत भी इसीलिए इनके इस सिद्धांत का नाम रखा गया था। ठीक है, बच्चा सूझबूझ के द्वारा ज्यादा सीखेगा, सिवाय उसके कि बच्चे को रट्टा मरवा दो। अंतःदृष्टि जिसे हम कहते हैं सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किस पर किया था? अभी मैंने बताया, जैसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी की हमने बात की, ये थॉर्नडाइक ने दिया और बिल्ली पर प्रयोग किया। हमने बात की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, स्किनर ने दिया और किस पर? कबूतर और पिजन और रैट पर अपना प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया। हमने बात की पैवलोव की, पैवलोव ने कौन सी थ्योरी दी? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी, इन्होंने डॉग पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। हम यहाँ पर बात करें अंतःदृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था, तो इन्होंने कुत्ते पर नहीं, कुत्ते पर किसने किया था? कुत्ते पर तो पैवलोव ने किया था, पैवलोव ने। चूहे पर किसने किया था? स्किनर ने। बिल्ली पर किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। बचा कौन बेटा?
बनमानुष चिंपैंजी सुल्तान पर किया था। इन्होंने अपना, कोहलर ने अपना प्रयोग जो है वो किस पर किया था? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। ठीक है, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था, ये ध्यान रखिएगा। रे सुल्तान, सुल्तान नामक बनमानुष पर करा था इन्होंने अपना प्रयोग। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा मत अंतःदृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो अंतःदृष्टि द्वारा सीखने के बारे में व्याख्या कर रहा है? जल्दी से बताओगे कौन सा ऐसा सिद्धांत है? जल्दी से बताओ फटाफट। क्या कह रहे हो बच्चा? फटाफट से बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चा यहां पर आप सभी को पता है कोहलर, लेबिन, कार्ट, ये सब क्या थे? गेस्टॉल्टवादी थे। तो गेस्टॉल्टवादी सीखने की व्याख्या करता है, अंतःदृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या जो है वो गेस्टाल्टवाद कर रहा है, गेस्टाल्टवाद कर रहा है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। मधु गणित में कमजोर है, मधु गणित में कमजोर है, एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि से उसके गणित में कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है? जैसे प्राय लोग क्या सोचते हैं, लड़कियां जो है वो गणित में कमजोर होंगी, लड़के गणित में अच्छे होंगे। ये क्या है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमारे माइंड में सेट है कि गलत है, लेकिन है। प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। अगर आप टीचर हैं, अध्यापक की दृष्टि से आपको बताना है, आप क्या सोचेंगे कि वो इसलिए मधु कमजोर है क्योंकि लड़कियां तो प्राय गणित में कमजोर ही होती हैं, ऐसा है क्या? फिलहाल ऐसा आपको लग रहा है तो गलत लग रहा है, नहीं होना चाहिए। उसके माता पिता अनपढ़ है इसलिए बच्ची जो है वो गणित में कमजोर है। अरे भाई, माता पिता का फर्क पड़ता है, लेकिन आपने देखा होगा माता पिता भले ही ना पढ़े हो अब, लेकिन बच्चे जो है वातावरण का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, हेरिडिटी से भी ज्यादा किसका? एनवायरमेंट का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आपका ये तो मान ही नहीं सकते। उसके अध्ययन में रुचि नहीं है, गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। यहां पर आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि भाई सही है। बच्चा यहां पर सीधी सी बात है, अगर दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब क्या है? गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है, कि द मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज फॉल्टी। मतलब जो मैथमेटिक्स पढ़ाने का तरीका है वो बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, बढ़िया से उसे समझ नहीं आ रहा है, उसको दिक्कत हो रही है, जिस वजह से उसकी मैथ्स जो है वो वीक है। इट डजंट मीन्स कि क्या गर्ल्स आर जनरली वीक इन मैथमेटिक्स, ऐसा आप नहीं कह सकते। ना ये कह सकते कि हर पेरेंट्स आर इलिटरेट, दैट्स व्हाई शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, ऐसा कैसे कह दो? बाकी सारे सब्जेक्ट में अच्छा करे, सिर्फ मैथ्स में अगर अच्छा नहीं कर पा रहे, इसका रीजन ये है कि मैथ्स की जो मेथड है, टीचिंग मेथड, वो अच्छा नहीं है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? यहां पर डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। लास्ट वन, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन से हैं? इंटरनल और सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन आर, बताओ। इंटरेस्ट, गोल्स, एटीट्यूड, स्टिमुलस, ऑब्जेक्ट, टेक्निक, लाइट, साउंड, स्मेल, रिवार्ड, पनिशमेंट, इंसेंटिव, कौन सा अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं? यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा, पूछा क्या जा रहा है बच्चा? आंतरिक पूछा जा रहा है। बाहरी पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन, ये सभी बाहरी होते हैं, ये सभी बाह्य होते हैं, तो ये तो होने का नहीं। प्रकाश, ध्वनि, गंध, उद्दीपक, वस्तु, प्रवृत्ति, ना ना। रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति, ये क्या है? इंटरेस्ट, गोल्स, एटीट्यूड, ये क्या है? ये आपके इंटरनल और सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स होते हैं अटेंशन के। ठीक है, अगर आप पे इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट आपके अंदर से आता है, बाहर से नहीं दिखेगा कि आप बहुत इस चीज को करने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। गोल्स आप अपने अंदर से बनाते हैं, एटीट्यूड आपके अंदर होता है, जिस वजह से ये क्या है? ये सभी आपके इंटरनल और सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा किसी भी कार्य करने को। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चा। ये लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आप सभी को समझ में आया हो बढ़िया से। इसके बाद हम मिलते हैं
कल के सेशन में। तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई जो है बढ़िया से करें। देखो सीडीपी मैंने कई बार बताया है, आप अपने को ध्यान में रखते हुए पढ़ो, आप अपने को ध्यान में रखते हुए पढ़ो। सीडीपी इतनी टफ नहीं है, सीडीपी आप आराम से कर सकते हो। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, आप भी उसी अवस्था से होकर गुजरे हो, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अलग से पूछ दिया जाएगा अरे मैं कैसे कर पाऊंगा। बेटा आराम से, बस कुछ थ्योरी है जिनके आपको साइकोलॉजिस्ट के नाम याद करने पड़ते हैं, कुछ स्टेटमेंट है जो आपको याद करने पड़ते हैं, बाकी आप अपने कॉमन सेंस से इसको बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। हाँ, इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखनी होती, कोई भी नेगेटिव बच्चों को लेकर कोई भी नेगेटिव कमेंट दिया है आप उसको टिक नहीं कर सकते, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। ठीक है, कि जैसे आपका तो मन करता होगा कि बच्चे बड़ी शैतानी कर रहे हैं क्लास में, उनके 2-3 थप्पड़ लगा दें, अरे भाई सोचना भी मत, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लास में जाना पढ़ाना तब भले एक आध लगा देना, लेकिन यहाँ पर अगर टिक कर दिया अगर, तो बड़ी गलत बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपका नंबर कट जाएगा। क्योंकि कोई भी, हम किसी भी नेगेटिविटी, ठीक है, को प्रमोट नहीं करते, हम नहीं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इसको प्रमोट नहीं करती। कहीं पर भी रटने का अगर कोई ऑप्शन लिखा है गलत है, कहीं पर भी एनईपी जो है वो रटने को प्रमोट ही नहीं करती, करके सीखने को प्रमोट करती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात की जाए एनवायरमेंट और जो हेरिडिटी है, तो उसमें भी याद रखना दोनों का इंपैक्ट पड़ता है बच्चे पर, लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट एनवायरमेंट का पड़ता है। आपने मोगली वाली घटना देखी है कि बच्चे को अगर आप जानवरों के बीच में डाल दोगे तो ऐसा नहीं है, वो तो है तो बच्चा ही, इंसान का बच्चा है, तो वो जानवरों में जाके जानवरों सा बिहेव करने लगता है। इसका मतलब है एनवायरमेंट का प्रभाव हेरिडिटी से ज्यादा है। ये सब कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको याद रखना है। ये आपका रेलवे ग्रुप डी में डिस्काउंट है 84% का, 111 रुपए का भाई आपका बैच है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये सारे एडुकेटर्स आपके रेलवे के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये कोर्स भी आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बेनिफिशियल है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर दीजिए, एसजीआई कंपटीशन क्लासेस। बाकी हम मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें। थैंक यू सो मच। आपको जो करवा दिया जा रहा है वो मोर देन इनफ है बच्चा, मोर देन इनफ है। आप अगर ये सारी क्लासेस जो है, जितनी थ्योरी पढ़ाई है और जितने प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, वो आप आराम से पढ़ लोगे, आप आराम से सीडीपी का निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ढंग से पढ़ लोगे तब। थैंक यू सो मच सचिन। सारी थ्योरी जो है वो यहाँ पर पढ़ाई गई है बच्चा, थ्योरी सब पढ़ाई गई है, आगे की क्लासेस देखोगे तो यहाँ पर थ्योरी पढ़ाई गई है। ठीक है बच्चा, उसके बाद अब प्रैक्टिस सेशन कराया